हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। सीडीपी के स्मार्ट ट्रैक की सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या है, हम लोग उन सारे प्रश्नों का संग्रह लेके आए आपके लिए, जिसमें हम लोगों ने विगत वर्षों के प्रश्नों को भी सम्मिलित किया है, साथ ही साथ आगामी परीक्षाओं में जिन प्रश्नों के आने की संभावना है उनको भी सम्मिलित किया है। तो ये सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटी की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य किसी राज्य में भर्ती परीक्षा मतलब शिक्षक भर्ती परीक्षा समिति तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी साथियों के लिए क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग स्वयं जुड़ेगा और वीडियो को सभी साथी, इष्ट मित्र, दोस्त, जितने भी लोग आपके सगे संबंधी हैं तब तक शेयर करिएगा, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि आकार से, सोच से, समझ में वृद्धि है, उपयुक्त सभी से। बताइएगा कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है किससे। आंसर कमेंट कर बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो देखिए, विकास में वृद्धि तात्पर्य आकार में वृद्धि से है, सोच में भी है, समझ में वृद्धि में। तो इसका सही जवाब विकल्प नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में 20 नेत्रहीन छात्र हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप किस लिपि का प्रयोग करेंगे। भाई नेत्रहीन की बात हो रही है तो आप सभी को पता है कि नेत्रहीन के लिए एकमात्र लिपि जिसको लुइस ब्रेल ने डेवलप किया, उस लिपि का नाम है लुइस ब्रेल लिपि। विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे की लिपि, आगे का ऑप्शन पढ़ना ही निरर्थक है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि अलग है, खरोष्टी लिपि, सामान्य लिपि, ये तो हमारे हिंदी के विकास में, मतलब हिंदी हमारे लिपि का जो विकास हुआ उसकी एक पद्धति है, मतलब किस प्रकार से लिपि का विकास हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है विकल्प नंबर फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर ए द राइट है। नेक्स्ट है, किस शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। सामान्य, विशेष, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप सभी साथी इसके लिए बिल्कुल सही। जी हाँ, 101% का मतलब ऐसे छात्र जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। मतलब बुद्धि लब्धि जो होती है 140 से ऊपर की होती है। तो ऐसे जो छात्र होते हैं वह प्रतिभाशाली होते हैं। ऐसे जो बालक होते हैं प्रतिभाशाली होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों के सीखने के लिए आवश्यक तत्व हैं अभ्यास, तत्परता, अंतर्दृष्टि, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही, क्योंकि तत्परता भी जरूरी है, अभ्यास भी जरूरी है और अंतर्दृष्टि भी जरूरी है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, संवेग को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इमोशन, मोशन, नेशन या नेशनल एफिट। बताइएगा, संवेग को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, बताइएगा संवेग को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है। तो देखिए, संवेग को अंग्रेजी भाषा में आप सभी को पता है कि संवेग को अंग्रेजी भाषा में इमोशन कहते हैं। जी हाँ, इमोशन कहा जाता है संगीत को, संवेग को। विकल्प नंबर 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का प्रकार नहीं है। पलायन, युयुत्सा, जिज्ञासा, श्रृंगार। आई होप आप सभी के आंसर आ गए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, पलायन एक प्रकार का संवेग है, युयुत्सा संवेग है, जिज्ञासा संवेग है, श्रृंगार संवेग नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। यह कथन किसका है। वुडवर्थ का है, डेसिल का है, विक का है या अल्पोर्ट का है। तो ये जो महत्वपूर्ण कोटेशन फ्रेंड जिसने दिया है उसका नाम है डेसिल। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, कोई छात्र अपने घर पर स्वयं ही कंप्यूटर चला रहा है, तब किस रूप में कंप्यूटर कार्य करेगा। मशीन और शिक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में, मशीन के रूप में, या इसमें से कोई नहीं। कोई छात्र अपने घर पर स्वयं ही कंप्यूटर चला रहा है, तब किस रूप में कंप्यूटर कार्य करेगा। मशीन और शिक्षक, शिक्षक के रूप में, मशीन के रूप में, या इसमें से कोई नहीं। आप सिंपल सी बात है, अगर ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जवाब सही होगा। जब आप घर पे कंप्यूटर चला रहा है तो वह मशीन के साथ साथ शिक्षक के रूप में काम करेगा, क्योंकि वह कुछ ना कुछ उसे सीख रहा है और साथ ही साथ वो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहा है। तो दोनों तकनीकी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टेलीविज़न किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है। अंतर्दृश्य है, श्रव्य है, श्रव्य दृश्य है या उपयुक्त सभी है। तो आप सभी को पता है कि टेलीविज़न में हम लोग आवाज़ आवाज़ सुन भी सकते हैं और चित्र देख भी सकते हैं। इसका मतलब ये ऑडियो विजुअल दोनों प्रकार का हमारा ऐड है, ठीक है, ऑडियो वीडियो दोनों प्रकार का TLM, इसलिए दृश्य श्रव्य सामग्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, पाठ्यक्रम निर्माण में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है। आर्थिक दशा, विद्यालय की व्यवस्था, व्यक्ति भिन्नता या शिक्षक का माहौल। तो पाठ्यक्रम निर्माण में फ्रेंड सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया जाता है वह एक बालक के व्यक्ति भिन्नता को दिया जाता है, क्योंकि सभी प्रत्येक बालक के जो सोचने, समझने, विचार करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना प्रभावशाली विधि है। अवलोकन विधि, व्याख्या विधि, ए और बी दोनों, या नकारात्मक विधि।
तो सीखने की जो प्रभावशाली विधि है फ्रेंड, वह अवलोकन विधि भी है और व्याख्या विधि है। तो ए बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल दोनों सही जवाब है। ये ए बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी समस्या के समाधान के लिए आवश्यक तत्व हैं तर्क, भय, जानकारी और फिर सभी। समस्या समाधान की बात हो रही है तो आपको बताना समस्या समाधान के लिए आवश्यक तर्क क्या है। देखिए, भय की कोई आवश्यकता नहीं है समस्या समाधान में। जानकारी की आवश्यक जो तत्व है, देखिए जानकारी तो आपको समस्या के बारे में, लेकिन तर्क जो होता है वह सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में काम करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब यही सही हो जाएगा। जी हाँ। संज्ञान में सम्मिलित पक्ष है समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण, उपयोग सभी। बताइएगा संज्ञान में किसको आप सम्मिलित करते हैं। संज्ञान में समग्रता भी सम्मिलित होती है, अनुप्रयोग भी सम्मिलित होता है, विश्लेषण भी सम्मिलित होता है, इसलिए उपयोग सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, यह कथन किसका है। स्किनर का है, वुडवर्थ का है, रास का है, पियाजे का। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। इस महत्वपूर्ण कोटेशन को जिस मनोवैज्ञानिक ने दिया है फ्रेंड, उनका नाम है, आप सभी को पता है, अगर ध्यान से करेंगे तो वुडवर्थ जी ने यह महत्वपूर्ण डिफिनेशन दिया है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। कक्षा अधिगम में प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक, ए और बी दोनों प्रतिकारात्मक। तो देखिए, अधिगम सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, इसलिए ए बी दोनों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 30 द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रेरणा के संदर्भ में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो आवश्यकता का जो सिद्धांत उसका प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने किया है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देगा। आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने किया है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। किसी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्र क्या कहलाता है। पर्यावरण, वातावरण, अधिगम या ध्यान। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रीवियस में भी डिस्कस किया था। वह जो होता है वह आपका ध्यान कहा जाता है, या डम्बिल का कथन है कि किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर ध्यान या चेतना का केंद्रित करना यह ध्यान कहलाता है। यह डम्बिल का कथन है, याद रखिएगा, डम्बिल का ही ये कोटेशन है जिसमें दिया है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, बच्चों के सोचने में सहायक कारक है अनुभव, कल्पनाशीलता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों के सोचने में जो सहायक तत्व है फ्रेंड, वह आपका अनुभव भी है, कल्पनाशीलता भी है, तो ए बी दोनों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बुद्धि की इकाई सिद्धांत का प्रतिपादक फ्रेंड स्टर्न जॉनसन, थार्नडाइक, पियाजे, स्टर्न। तो पता है फ्रेंड, बुद्धि का एक कार्य जिसको कहते हैं एक कारक सिद्धांत किसने दिया। इकाई सिद्धांत, और इकाई की बात हो रही है, इकाई सिद्धांत जिसने दिया उसका नाम पूछा जा रहा है। तो बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक के तौर पर स्टर्न और जॉनसन का नाम प्रसिद्ध है। यूनिट मेथड ने दिया था। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बुद्धि का प्रकार है मूर्त है, अमूर्त है, सामाजिक है, उपयुक्त सभी है। तो बुद्धि मूर्त भी होती है, अमूर्त भी होती है, सामाजिक होती है, इससे उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था को कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण किस अवस्था को कहा जाता है बताया जा रहा है आपसे। तो बाल्यावस्था को, विकल्प नंबर 2 है शैशवावस्था को, और विकल्प नंबर 3 है किशोरावस्था को, और डी इनमें से कोई नहीं। तो पूछा जा रहा है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण जिस अवस्था को कहा जाता है फ्रेंड, उस अवस्था को आपको बताना है किस अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। जी हाँ, जितने भी आपके मतलब सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक के रूप से अगर वो बालक किस अवस्था में प्रवेश करता है, तो उसका जो सही जवाब है वह है विकल्प नंबर 5 की बालावस्था में सामाजिक द्वंद्व उसके अंदर प्रस्तुत होता है, इसलिए विकल्प नंबर 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, इनमें से कौन मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है। आँख, नाक, जीभ, घुटना। ज्ञानेंद्रिय नहीं है तो 5 महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय आप सभी को पता है, आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा। तो ये 5 है, घुटना इनमें सम्मिलित नहीं, इसलिए विकल्प नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चे में चिंतन के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है। सामान्यीकरण की, तर्क की, जीववाद की, उपयुक्त सभी की। बच्चों में चिंतन के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है। यहाँ आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है कि बच्चों में चिंतन के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है। बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, देखिए, चिंतन के साथ साथ फ्रेंड तर्क की प्रधानता बढ़ती है। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मापदंड है। ये तुलनीय होते हैं, ये युगी संगत होते हैं, और ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अधिगम के जो अच्छे मूल्यांकन के मापदंड होते हैं उनमें फ्रेंड हम लोग सम्मिलित जिसको करते हैं वह ये तुलनीय भी होते हैं, ये युगी संगत भी होते हैं, और ये भी दोनों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, पूरक प्रश्न के प्रकार हैं लघुत्तरी, निबंध, बहुत छोटे, उपयुक्त सभी। तो पूरक प्रश्न के जो प्रकार हैं उनमें आप किसको सम्मिलित करते हैं।
तो जो पूरक प्रश्न होते हैं फ्रेंड वो आपके लघु उत्तर वाले भी होते हैं, निबंध भी होते हैं, बहुत छोटे उत्तर वाले भी होते हैं। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे, शिक्षक अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देता है? उच्च वर्ग के बालकों को, गलत बात है। पिछड़े वर्ग के बालकों को, गलत बात है। विकलांग बालकों को, सभी बालकों को समान महत्व देता है। यही ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल पॉजिटिव है, इसी को हम चयन करेंगे, यही जवाब हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता का तत्व है? समस्या की पुनर्व्याख्या, सामंजस्य, तात्कालिक स्थिति पर जाने की योग्यता, उपयुक्त सभी। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता, देखिए थोड़ा सा ये यहाँ पर मात्रात्मक त्रुटि है, सृजनात्मकता का तत्व है पूछा जा रहा है गिलफोर्ड के अनुसार। तो समस्या की पुनर्व्याख्या सही है, सामंजस्य भी सही है, तात्कालिक स्थिति में परे जाने की योग्यता भी, उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ साथ अपने बालक के संदर्भ में क्या करता है? अंतःक्रिया, बाह्य क्रिया, ए बी दोनों। तो देखिए अंतःक्रिया भी करता है, बाह्य क्रिया भी करता है, तो इसे ए बी दोनों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में क्या करता है? जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। संज्ञान का सामान्यतः बोलचाल की भाषा में अर्थ है? समस्या, देखना, जानना या सुनना। तो देखिए संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञान का तात्पर्य हम लोग बच्चों के क्या है, विवेक से लगाते हैं, बच्चों की बौद्धिक क्षमता से लगाते हैं, मतलब वो किस स्तर तक किसको जानता है या समस्या की किस स्तर तक उसको समझ है। तो इसका जो तात्पर्य हो जाएगा विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, मतलब किस आयु वर्ग के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष, निःशक्त बच्चे, बच्चों की अनियमित उपस्थिति, उपयुक्त सभी पर। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में आर्टिकल मूलाधिकार के आर्टिकल 20A के रूप में जो है 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था आज का क्लास फ्रेंड। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया है। और जो भी साथी हमारी संस्था से नोट परचेज करना चाहते हैं वह 6306344367 इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी करें, चाहे आप सीटेट की तैयारी करें, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीपी, चाहे आप वीडियो, चाहे आप यूपीटीजीटी, चाहे आप यूपीटीजीटी या किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ सभी विषय के सभी परीक्षाओं के हैंड रिटन एनसीईआरटी बेस्ड और पूरी तरीके से सिलेबस पर आधारित नोट्स अवेलेबल हैं। तो जो भी साथी हमारे नोट्स को परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं वह इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके, टेक्स्ट करके, मैसेज करके आप नोट संबंधी सारी डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।